Hello, guys and girls. I hope you all are well and good. My name is Nishant and I welcome you to the official YouTube channel of Edu4IAS. As you all know, we were discussing the chapter 7 of class 6th NCERT. Now we would be jumping to the next chapter, correcting it to it, the next two chapter actually, because the 8th and the 9th chapter, naming as rural livelihoods and urban livelihoods. Though these two chapters includes more of the stories, more of the case studies are not important for us, but we need to compare these chapters just for a reference purpose. The chapter 8, rural livelihoods, it talks about how people live there. What are the activities they involved into? Chapter 9 talks about the urban livelihoods, which is regarding how people live their lives there. ठीक है, अर्बन सिटी में वो कैसे रहते हैं, रूरल सिटी में वो कैसे रहते हैं. तो इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट. ठीक है, सो इट वोंट टेक अराउंड मोर देन 10 to 12 minutes टू कंप्लीट दीज टू चैप्टर्स. क्योंकि केस स्टडी हमने करना नहीं है. सो ऑन दी वन साइड वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द रूरल livelihoods and on the other side the chapter 9, that is urban livelihoods. Rural livelihoods. If we see into rural livelihoods, there are some case studies mentioned, like the first case study. It talks about migration. People in search of good work usually migrate. Rural families, what they do is usually migrate from rural region to urban region, है ना? Or they are involved into such activities which are related with agriculture. The second is they are involved into activities like agricultural activities. ठीक है, so which is a seasonal work anyhow. This is a seasonal work, means a farmer needs or a landlord needs the labor जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है ना, तब मेनली उसको लेबर की जरूरत पड़ती है. या जब आपको फसल लगाने का टाइम आता है और जब काटने का टाइम आता है तब जरूरत पड़ती है. ठीक है. द सेकेंड थिंग विच दे हैव मेंशन्ड अ काइंड ऑफ अ लाइवलीहुड they have mentioned is that they are into, you can say, debt or so called debt trap. कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है तो वो डेट लेते रहते हैं और उस डेट को क्लियर करने के लिए फिर और लोन ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं मनी लेंडर से. तो वो एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर वो फंस जाते हैं. तो ऐसी सी कुछ चीजें देखने को मिलती है आपको रूरल लाइवलीहुड्स में. अब इस डेट ट्रैप से निकलने के लिए जो चौथी चीज इन्होंने जो बात की है, दैट इज दे इन्वॉल्व इनटू अ साइड इनकम, है ना. नॉर्मली वी यूज द वर्ड साइड इनकम. ठीक, कि वो एक कोई सब्सटैंशियल इनकम के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं कि साथ में अपना छोटा सा कोई काम कर लिया, पार्ट टाइम काम कर लिया साथ साथ. तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद इन्होंने एक पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में टेरेस फार्मिंग की बात की है. सिंपल, अगर कोई एक हिल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो भी, अगर कोई एक हिल है उस पर पानी रुकने के चांसेस ना के बराबर है, सो वो उस हिल को इस तरीके से काटते हैं कि वो प्रॉपर पानी वहां पर क्या हो, रुक सके. अब अगर वो रीजन प्लेन होगा तो ऑब्वियसली यहां पर ऐसे कुछ एक हॉल्ट बनाकर या एक थोड़ा सा सॉइल का एक आप इस तरीके से हॉल्ट बनाकर आप उसको यहां पर पानी को रोक सकते हो. तो वो टेरेस फार्मिंग की वो बात कर रहे हैं नागालैंड वैली. तो एक कम्युनिटी है, उसके अंदर चिजामी कम्युनिटी के बारे में इन्होंने बात की. तो वो दैट इज इन्वॉल्व इनटू टेरेस फार्मिंग. तो वो एग्रीकल्चर के साथ हो गया. तो हिली एरियाज में रूरल लाइवलीहुड कैसा है, दैट इज थ्रू आपका टेरेस फार्मिंग. और इन्होंने कुछ डेटा मेंशन है. डेटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज डेटा एनसीईआरटी पुरानी लिखी गई है, तो डेटा में चेंज टाइम टू टाइम.
कि किस तरीके से इंडियन फार्मर्स 80% इंडियन फार्मर्स वो बिलोंग करते हैं एक ऐसे ग्रुप से जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, 20% ऐसे बिलोंग करते हैं जिनके पास अपना लैंड है कहीं ना कहीं पे, है ना। एंड इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज। तो हर 5 में से 2 लोग एग्रीकल्चर लेबरर्स है, या हर 5 फैमिली में से 2 फैमिलीज एग्रीकल्चर लेबर है। तो इस तरीके का लाइवलीहुड वो करते हैं। अगर कोस्टल रीजन में बात करें तो वो नॉर्मली फिशिंग में भी इन्वॉल्व हैं, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ वो फिशिंग भी करते हैं अगर कोस्टल एरिया हो। नहीं तो वो फॉरेस्ट में जाकर अपना जैसे एनर्जी का जो सोर्स है जिससे वो खाना बनाते हैं, तो वो लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके लाते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी लाइवलीहुड जीते हैं। सो दिस इज वेयर द चैप्टर 8 कम्स टू एन एंड। कमिंग ऑन टू द चैप्टर 9। चैप्टर 9 में ऑन द अदर हैंड फर्स्ट थिंग दे डू इज दैट दे आर मोर इन्वॉल्व इनटू सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि आप रिक्शा जो बाहर से माइग्रेट हुए होते हैं वो रिक्शा चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, या खुद की कोई स्ट्रीट शॉप खोल रखी है उन्होंने, स्ट्रीट शॉप कोई खोल रखी है विच इज टेम्पररी इन नेचर, बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंसान आकर इसको तोड़ सकता है, बड़ा ही टेम्पररी सा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रीट वर्किंग वो ज़्यादा करते हैं। दूसरा, कईयों ने अच्छा खासा पैसा कमाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, मतलब दे हैव देयर ओन शॉप्स, अपनी ही खुद की ही उनकी कोई दुकान है, कुछ पैसा इकट्ठा किया, इन्वेस्ट किया और खुद की कोई शॉप स्टार्ट कर ली। तो इस तरीके का लाइवलीहुड है वहां पर। या फिर दे आर इन्वॉल्व इनटू सर्विस सेक्टर, जैसे कि दे आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो द लेडी इज अ टेलर इन दैट, वो टेलर है। या एक इंसान है जो आईटी कंपनी में काम कर रहा है, आईटी कंपनी या कह सकते हैं कस्टमर सर्विस में, जैसे उन्होंने दिखाया हुआ एक पिक्चर में, तो कस्टमर सर्विस में काम कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these two chapters 8 and 9 should be read together and they can be understood. However, you would find that they have zero importance, but कुछ बेस बना सकता है हल्का सा कि 8 और 9 चैप्टर को आप कंपेयर कर सकते हो कि हाउ द अर्बन रूरल लाइवलीहुड is different from the urban livelihood. So here the class 6th NCERT comes to an end. In the next lecture we would be starting with the first chapter of class 7th NCERT. By then, keep working hard. Take care.